Bismillahirrahmanirrahim. My name is Kamal Khan and you are watching Physics with Kamal Khan. स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डायमेंशनल एनालिसिस को डिस्कस किया था. उसमें हमने ये देखा था कि डायमेंशनल एनालिसिस होते क्या है, जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ है उनके डायमेंशनल फार्मूलाज क्या है. इसी तरह से डिफरेंट डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए हमने जो है वो डायमेंशनल फार्मूलाज को डेराइव किया था. फिर उससे रिलेटेड जो कुछ टर्म्स थी वो हमने डिस्कस किए थे. और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि कौन से ऐसे क्वांटिटीज़ है जिनके डायमेंशंस होंगे, जिनके नहीं होंगे या जिनके एक जैसे होंगे. तो ये सारी डिस्कशन हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी. साथ ही साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि डायमेंशनल एनालिसिस में इसकी जो एडवांटेजेस है वो रहती है और वो हम अगले लेक्चर में करेंगे. तो आज के लेक्चर में इसकी जो एडवांटेजेस है उनको हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इनके ऊपर हम जो है वो न्यूमेरिकल टाइप एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को इसकी काफ़ी समझ आ जाए, कम्प्लीटली इसकी समझ आ जाए. तो बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ. इसकी जो फर्स्ट एडवांटेज है डायमेंशनल एनालिसिस की, उसे हम कहते हैं टू चेक होमोजेनिटी. टू चेक होमोजेनिटी, ठीक है. इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू हम किसी मैथमेटिकल इक्वेशन की होमोजेनिटी को चेक कर सकते हैं कि क्या ये इक्वेशन हमारे पास होमोजेनस है या फिर ये हमारे पास एक नॉन होमोजेनस इक्वेशन है. क्लियर है? तो पहले मैं इस स्टेटमेंट को यहाँ पर लिखता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि होमोजेनस और नॉन होमोजेनस का क्या मतलब होता है. तो यहाँ पर लिखे ड्यू टू डायमेंशनल एनालिसिस, due to dimensional analysis we can check the homogeneity of an equation. हम किसी इक्वेशन की होमोजेनिटी को जो है वो चेक कर सकते हैं. क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इक्वेशन है F इज इक्वल टू एम है. इसी तरह से मेरे पास लेट सपोज एक इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², या कोई भी आप लोग एक इक्वेशन कंसिडर करें. तो क्या ये इक्वेशन होमोजेनस है या फिर नॉन होमोजेनस है? तो होमोजेनस का क्या मतलब होता है? होमोजेनस का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने इस साइड के डायमेंशंस को कंपेयर करना है इस साइड के डायमेंशंस के साथ. अगर दोनों के डायमेंशंस हमारे पास सेम आते हो तो हम कहेंगे ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, होमोजेनस इक्वेशन है. अगर डायमेंशंस हमारे पास सेम ना आते हो तो फिर हम कहेंगे कि ये इक्वेशन हमारे पास क्या है, नॉन होमोजेनस है. क्लियर है? तो डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या ये इक्वेशन हमारे पास होमोजेनस है या फिर ये हमारे पास जो है वो नॉन होमोजेनस इक्वेशन है. लेकिन इसमें यहाँ पर एक लिमिटेशन है जो कि आप लोगों को लाजमी समझनी चाहिए. इसकी एक लिमिटेशन है. वो लिमिटेशन क्या है? तो बेटा वो लिमिटेशन ये है कि हमारे पास कोई भी अगर करेक्ट इक्वेशन हो तो जाहिर सी बात है वो हमारे पास होमोजेनस तो लाजमी तौर पर होगा. लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हर एक होमोजेनस इक्वेशन जो है वो हमारे पास करेक्ट भी होगा. मैं ज़रा दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हमारे पास अगर कोई भी करेक्ट इक्वेशन है ना, जिस तरह से F इजिकल टू में काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, इक्वेशंस ऑफ मोशन, जितनी भी हमारे पास करेक्ट इक्वेशंस हैं तो वो लाजमी तौर पर होमोजेनस होंगे. ये बात तो क्लियर है, लाजमी तौर पर वो क्या होंगे, होमोजेनस होंगे. लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि कोई भी होमोजेनस इक्वेशन लाजमी तौर पर करेक्ट होगा. अभी आप लोग कहोगे कि किस तरह से, तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ. अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर, अगर मैंने लिखा है एक इक्वेशन दैट रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर, तो मेरे ख्याल में मेरे साथ कोई भी एग्री नहीं करेगा, क्योंकि रेडियस और डायमीटर तो आपस में बराबर नहीं होते, बल्कि रेडियस जो है वो डायमीटर के हाफ के बराबर होता है. लेकिन मैंने एक इक्वेशन लिखा दैट रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर. अभी हम चेक करते हैं कि क्या ये होमोजेनस है या फिर नहीं है. तो इसको भी हम मेजर करते हैं मीटर्स में, इसी तरह से इसको भी हम मीटर में मेजर करते हैं. इसका भी डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल एल, इसी तरह से इसका भी डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास कैपिटल एल. तो ये इक्वेशन आपस में क्या है, ये इक्वेशन हमारे पास एक होमोजेनस इक्वेशन है. लेकिन आप लोग देख सकते हो ये हमारे पास एक करेक्ट इक्वेशन नहीं है, बल्कि ये एक गलत इक्वेशन है. तो कहने का मतलब ये है कि ये लाजमी नहीं है कि कोई भी आप लोग होमोजेनस इक्वेशन उठा ले वो लाजमी तौर पर करेक्ट होगा. लेकिन अगर कोई इक्वेशन करेक्ट है तो वो फिर लाजमी तौर पर होमोजेनस ही होगा. क्लियर है? तो ये लिमिटेशन यहाँ पर लिखिए, एवरी करेक्ट
correct equation must be homogeneous, must be homogeneous, but every homogeneous equation must not be correct। ये कोई लाजमी बात नहीं है कि वो भी लाजमी तौर पर करेक्ट ही होगा। क्लियर है? अब इसके ऊपर एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी बुक से मैं एग्जांपल करता हूँ। आपकी बुक में इस तरह आपको दो इक्वेशंस गिवन है। एक जो गिवन है एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर है, और दूसरा जो गिवन है वो हमारे पास है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। क्लियर है? तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इन दोनों इक्वेशन में एक तो करेक्ट इक्वेशन है, लेकिन वो हमारे पास कौन सा वाला है, कौन सा वाला इनमें से करेक्ट इक्वेशन है। तो हम किस तरह से मालूम करेंगे? तो अगर इनमें से एक करेक्ट इक्वेशन है तो वो लाजमी तौर पर होमोजेनस होगा। तो हम इस तरह करेंगे कि इस इक्वेशन की भी होमोजेनिटी को चेक करेंगे, फिर इस इक्वेशन की होमोजेनिटी को हम चेक करेंगे। जो भी इक्वेशन होमोजेनस हुआ तो वो हमारे पास करेक्ट होगा, क्योंकि हमें कहा जा रहा है कि इनमें से एक हमारे पास करेक्ट इक्वेशन है। तो ज़रा देखते हैं, मैं फर्स्ट वाले को उठाता हूँ, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अभी हम किस तरह से चेक करेंगे इसकी होमोजेनिटी को? तो बेटा याद रखिए, आप लोगों ने इस साइड के डायमेंशंस भी निकालने हैं और इस साइड के डायमेंशंस भी निकालने हैं। तो ज़रा यहाँ पर देखिए, चूँकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है और इसका यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन, ठीक है। इसी तरह से मास है तो मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम्स में। ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड, और ये इसका स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर ये डिस्टेंस है या रेडियस है तो इसको हम मीटर्स में मेजर करते हैं, तो ये इसका हो गया स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा किलोग्राम, ये स्क्वायर मीटर का भी है और सेकंड इनवर्स का भी है, तो ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर, ये सेकंड -2 डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर और ये मीटर स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं। सो दिस इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। अभी इसकी जो डायमेंशनल सिंबल्स है वो लिखे, तो किलोग्राम के लिए हम m लिखेंगे, यहाँ पर ये l और ये बन गया t-2, और यहाँ पर देखिए दिस इज m और यहाँ पर t-2। क्योंकि l यहाँ पर मिसिंग है जिसको मैं u भी लिख सकता हूँ, दैट mlt-2 दैट इज इक्वल टू ml0t-2। मेरे ख्याल में इसमें आपको मसला नहीं होगा, क्योंकि ये मैंने कल आप लोगों को समझाया था। यहाँ पर चूंकि l मिसिंग है सो l टू द पावर 0 मैंने लिखा, एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब यही है कि इसमें l मौजूद नहीं है। अभी हमने देखना है कि क्या ये होमोजेनस है या फिर नहीं है। तो हम डायमेंशनल फार्मूलाज को जो है वो कंपेयर करते हैं। यहाँ पर m की पावर 1 है, यहाँ पर भी m की पावर 1 है, यहाँ पर l की पावर 1 है, यहाँ पर l की पावर 0 है। तो ये अच्छा, यहाँ पर t-2 है, यहाँ पर भी t-2 है। तो चूंकि यहाँ पर l में मसला आ रहा है, दोनों के डायमेंशंस हमारे पास सेम नहीं है, लिहाजा ये हमारे पास क्या है, एक नॉन होमोजेनस इक्वेशन है। ये हमारे पास क्या है, एक नॉन होमोजेनस है। तो अगर ये नॉन होमोजेनस है तो ये तो लाजमी बात है कि ये हमारे पास फिर इनकरेक्ट भी होगा, ये करेक्ट नहीं हो सकता। क्लियर हो गया? अच्छा, अभी दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। जो सेकंड हमें गिवन है इक्वेशन, दैट इज एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई आर है सेकंड वाले में। सो दिस इज एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। उसी तरह से सॉल्व करते हैं। तो चूंकि ये सेंट्रीपिटल फोर्स असल में हमारे पास फोर्स है और इसको हम मेजर करते हैं न्यूटन्स में। यहाँ पर मास है तो किलोग्राम, v और इसका स्क्वायर, सो दिस इज एक्चुअली मीटर पर सेकंड, और ये हो गया इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस। रेडियस को हम मेजर करते हैं इन मीटर्स। सो दिस इज न्यूटन की जगह आप लोगों ने लिखना है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर किलोग्राम, ये स्क्वायर इसका भी है, इसका भी है, सो दिस इज किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर। जरा देखिए, ये मीटर स्क्वायर है और ये सिर्फ मीटर है, आपस में कैंसिल हो जाते हैं। सो दिस इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशनल सिंबल्स को लेके, सो दिस इज m l t-2 एंड दिस इज m l t-2। अभी कंपेयर कर ले, m की पावर 1 m की पावर 1,
L to the power 1, L to the power 1, T to the power -2 एंड T to the power -2। तो दोनों डायमेंशंस हमारे पास सेम आ रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि ये हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन है। और आप लोगों को कहा गया था कि इन दोनों में से एक करेक्ट इक्वेशन है, तो जो वाला होमोजेनियस होगा वो हमारे पास करेक्ट भी होगा। सो दिस इज द करेक्ट एंड होमोजेनियस इक्वेशन। क्लियर है? तो इसी तरह से हम जो है किसी इक्वेशन की होमोजेनिटी को चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद टू डिराइव अ पॉसिबल फार्मूला, सेकंड जो इसकी एडवांटेज है वो है इसके ज़रिए से हम किसी भी पॉसिबल फार्मूले को जो है वो डिराइव कर सकते हैं। उसमें भी एक लिमिटेशन है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसको जल्दी से नोट करें, मैं इस वाले साइड को इरेज कर देता हूँ। इससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉसिबल फार्मूले को जो है वो डिराइव कर सकते हैं। तो सेकंड एडवांटेज लेके टू डिराइव अ पॉसिबल फार्मूला, किसी भी पॉसिबल फार्मूला को जो है वो हम डिराइव कर सकते हैं इसके डायमेंशनल एनालिसिस के ज़रिए से। तो पहले यहाँ पर लेके ड्यू टू डायमेंशनल एनालिसिस, due to dimensional analysis we can derive a possible formula। ठीक है। अच्छा, इसकी एक लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन क्या है, अक्सर हमारे पास इस तरह होता है कि हम जो इक्वेशन डिराइव करते हैं, कोई फार्मूला डिराइव करते हैं, तो उसके अंदर एक कांस्टेंट आता है और कांस्टेंट की हमारे पास एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। तो जब हम इस तरीके से डिराइव करते हैं किसी भी फार्मूला के, तो ये हमें कांस्टेंट की वैल्यू में इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। इससे हमें ये नहीं पता चल जाता कि जो कांस्टेंट हमने इस्तेमाल किया हुआ है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो याद रखिए बेटा, अगर हमने कांस्टेंट की वैल्यू को मालूम करना हो तो वो हमें एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पता चल जाता है, इस तरीके से हमें पता नहीं चल सकता। क्लियर है? तो यहाँ पर लिमिटेशन में लिख के limitations, it cannot give information about the value of constant, it cannot give information about the value of the constant, कि constant की क्या वैल्यू होगी, तो ये इसको पता नहीं होता। अब इसके ऊपर हम एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हेडिंग लिखिए एग्जाम्पल। अच्छा, मैं जो यहाँ पर करने वाला हूँ तो वो आप लोगों की बुक में असाइनमेंट है एक, तो मैं उसी को सॉल्व कर लेता हूँ। एग्जाम्पल तो वैसे भी आपकी बुक में सॉल्व है, तो मैं असाइनमेंट को कर लेता हूँ तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, असाइनमेंट कुछ इस तरह से है कि आप लोगों के पास जो है वो एक सिंपल पेंडुलम है। क्या है? एक सिंपल पेंडुलम है, और हमने क्या करना है, हमने उसके टाइम पीरियड के लिए इक्वेशन को डिराइव करना है। मेरी बात को ज़रा गौर से सुने। हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, उसका जो टाइम पीरियड होगा तो हमने उसके टाइम पीरियड के लिए फार्मूला को जो है वो डिराइव करना है डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू। तो मैं इस तरह से एज्यूम करता हूँ कि हमारे पास जो पेंडुलम है उसका जो टाइम पीरियड है, लेट से वो हमारे पास डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर। बातों को ज़रा गौर से सुने। किसी भी पेंडुलम का अगर टाइम पीरियड हमें मालूम करना हो तो मैंने यहाँ पर एज्यूम किया कि लेट सपोज हो सकता है, आप लोगों ने इस तरह से इमेजिन करना है जैसे हमें बिल्कुल पता ही नहीं है कि टाइम पीरियड के लिए फार्मूला कौन सा होता है पेंडुलम के लिए, हमें कुछ नहीं पता, हमने एक नया फार्मूला लेट सपोज डिराइव करना है। तो मैंने एज्यूम किया कि चले यार ये हमारे पास एक पेंडुलम है, तो यहाँ पर लेंथ का भी एक फैक्टर आ रहा है, तो हो सकता है कि ये लेंथ के ऊपर डिपेंड करता हो। तो मैंने लिखा टाइम पीरियड का जो है वो लेंथ के साथ एक रिलेशन है। अभी ये भी हो सकता है कि ये एल डिवाइड में आ जाए, मतलब इसका पावर नेगेटिव में आ जाए। ये भी हो सकता है कि लेंथ के स्क्वायर के साथ इसका रिलेशन हो। ये भी हो सकता है कि लेंथ के स्क्वायर रूट के साथ इसका रिलेशन हो। तो मैंने क्या किया, मैंने आसानी के लिए यहाँ पर एक्सपोनेंट ए लिखा। तो ये ए हमारे पास 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, -1/2 भी, कोई भी एक नंबर हो सकता है। क्लियर है? अच्छा, दूसरा मैंने इमेजिन किया कि यार यहाँ पर पेंडुलम में एक बॉब लगा होता है, तो हो सकता है ये मास के ऊपर भी डिपेंड करता हो। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि यार ये जो टाइम पीरियड है तो ये मास के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो मैंने मास का जो पावर है वो मैंने लिखा b। क्लियर है?
इसी तरह से थर्ड मुझे लगा कि हो सकता है ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर भी डिपेंड करता हो, तो मैंने लिखा टाइम पीरियड का जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ भी एक रिलेशन है, उसके पावर c के साथ इसका जो है वो एक रिलेशन है। तो यहाँ पर मैंने 3 प्रोपोर्शनलिटीज़ बनाई, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। हालांकि हमें पता है कि पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है वो मास से इंडिपेंडेंट है, लेकिन अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि हम जो फार्मूला डिराइव करेंगे तो क्या इसमें से मास जो है वो खुद ब खुद गायब हो जाएगा या फिर नहीं होगा। क्लियर है? तो प्रोसीजर क्या है इसके आगे, पहले तो इससे एक इक्वेशन बना ले, लास्ट में फिर मैं आप लोगों को समराइज़ कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमने कौन कौन से स्टेप किए हैं, फिर आप लोग इसको आसानी के साथ फिर डिराइव करोगे। अच्छा, पहले हमने क्या किया, टाइम पीरियड का हमने रिलेशनशिप किया एल, एम और जी के साथ, उसका कोई भी एक एक्सपोनेंट हो सकता है। अब इस तरह करें, इन तीनों को कंबाइंड फॉर्म में लेके बाय कंबाइनिंग 1, 2 एंड 3, तो ये बन जाएगा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ए, एम, बी एंड जी टू द पावर सी। क्लियर है? इसके बाद इससे एक इक्वेशन फॉर्म बना ले, यहाँ पर लेके इक्वेशन फॉर्म। तो अगर हमने प्रोपोर्शनलिटी को कन्वर्ट करना हो इक्वेशन फॉर्म में तो आप लोगों को पता है यहाँ पर हम इक्वल साइन और एक कांस्टेंट लगाएंगे, तो ये बन जाएगा T इज इक्वल टू के एल टू द पावर ए, एम टू द पावर बी एंड जी टू द पावर सी। लेट ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर ए, इसको हम अभी इस्तेमाल करेंगे और बाद में इसकी फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर ए। अभी इसी इक्वेशन को पहले इस्तेमाल करते हैं, T इज इक्वल टू के एल टू दी पावर ए, एम टू दी पावर बी एंड जी टू दी पावर सी। बेटा ज़रा देखिए, पहले मैंने रिलेशंस निकाले, फिर उन्हीं रिलेशंस के बेस पर मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन बनाया। अभी नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो ये है कि आप लोग इस तरह करो कि इस साइड की भी डायमेंशंस निकाल लें और इस साइड की भी जो है वो डायमेंशंस निकाल लें, तो आप लोगों को थोड़ा सा ये ईजी हो जाएगा। अच्छा, टाइम पीरियड चूंकि हमारे पास टाइम होता है तो टाइम का हमारे पास यूनिट होता है सेकंड। इसी तरह से एक कांस्टेंट है, अगर एल की हम बात करें तो एल हमारे पास असल में इसको हम मीटर्स में मेजर करते हैं। मैं पहले इनको इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स लिखता हूँ, एल टू दी पावर ए, यहाँ पर एम को हम मेजर करते हैं किलोग्राम्स में, तो किलोग्राम टू दी पावर बी, और यहाँ पर जी है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होल टू दी पावर सी। क्लियर है? अच्छा, सेकंड का अगर मैंने डायमेंशन लिखना हो तो ये मेरे पास आ जाएगा कैपिटल टी। क्लियर है? लेकिन यहाँ पर देखिए एल यहाँ पर मिसिंग है तो मैंने लिखा एल नॉट, इसी तरह से एम यहाँ पर मिसिंग है तो मैंने लिखा एम नॉट, तो इस साइड का मेरे पास डायमेंशन बन गया एम नॉट एल नॉट इन टू टी। अभी इस वाले साइड का चेक करते हैं, सो दिस इज के। अच्छा, यहाँ पर मीटर है, एल की जगह मैंने मीटर लिखा हुआ है, ये मास नहीं है, तो मीटर का जो डायमेंशन है वो हमारे पास कैपिटल एल हो जाएगा टू दी पावर ए। इसी तरह से किलोग्राम, तो ये असल में मास है, सो दिस इज एम टू दी पावर बी, और इसका डायमेंशन तो ये आ जाएगा एल टी माइनस 2 होल टू दी पावर सी। ये मीटर है तो इसके लिए मैंने लेंथ, और ये टाइम है तो मैंने टी माइनस 2 लिखा। क्लियर है? इस साइड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, सो एम नॉट एल नॉट टी दैट इज इक्वल टू के, यहाँ पर एल टू दी पावर ए, तो ये मैंने इस तरह लिखा एल टू दी पावर ए, एम टू दी पावर बी, और इस सी को जो है वो एल के साथ भी ले ले और टी माइनस 2 के साथ भी, तो ये बन जाएगा एल टू दी पावर सी एंड टी टू दी पावर माइनस 2 सी आ जाएगा। यहाँ तक मेरे ख्याल में सबको क्लियर होगा। अच्छा, अभी आगे क्या करना है, सो एम नॉट एल नॉट टी दैट इज इक्वल टू के, यहाँ पर एल टू दी पावर ए, यहाँ पर एल टू दी पावर सी, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एल टू दी पावर ए प्लस सी, यहाँ पर एम टू दी पावर बी एंड टी टू दी पावर माइनस 2 सी। ये हमारे पास बन गया एक इक्वेशन डायमेंशंस के फॉर्म में। आगे क्या करना है, अभी हम इस तरह करेंगे, हमने ए, बी और सी की वैल्यूज़ को निकालना है। ये हमने यहाँ पर लिखा है कि टाइम पीरियड इन टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब इनकी कोई पावर्स होंगे ना, इनकी कोई वैल्यू होगी ए, बी और सी, तो हम इसके थ्रू ए, बी और सी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे, फिर उन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट करेंगे, उसके बाद हमारे पास इक्वेशन जो है वो रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखे बाय कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स ऑफ एम, एल एन टी, इनकी एक्सपोनेंट्स को आप लोगों ने क्या करना है, कंपेयर करना है। तो ज़रा देखिए, इस साइड पर
m का जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास 0 है और यहाँ इस साइड पर m का जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास b है, तो एक वैल्यू तो हमारे पास फाइंड होगी। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर l का जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास 0 है और यहाँ पर जो l का है तो वो हमारे पास है a प्लस सी। इसी तरह से यहाँ पर t का पावर 1 है और यहाँ पर है -2c, तो यहाँ से आप लोग c को निकाल सकते हो। तो दोनों साइड को -2 से डिवाइड करें तो मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्टली कर देता हूँ। सो c इज इक्वल टू -1/2, तो c की वैल्यू भी फाइंड हो गई, b की वैल्यू भी फाइंड हो गई। अब हमारे पास ये वाला जो इक्वेशन है 0 इज इक्वल टू a प्लस सी, तो इसमें c की वैल्यू को पुट करें तो आपके पास a की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। सो दिस इज 0 इज इक्वल टू a प्लस इंटू -1/2, c की वैल्यू कितनी है -1/2। अगर इसको मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा तो ये बन जाएगा +1/2, सो a इज इक्वल टू +1/2। अभी ज़रा देखिए, a की वैल्यू फाइंड हो गई, b की वैल्यू भी फाइंड हो गई, इसी तरह से c की वैल्यू भी फाइंड हो गई। इन तीनों वैल्यूज़ को उठा के इक्वेशन a में पुट करें तो देखते हैं कि इक्वेशन किस तरह बनता है। बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन a, यहाँ पर लिखे बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन नंबर a। सो लिखिए t इज इक्वल टू k l टू दी पावर a, तो a की वैल्यू हमारे पास ही 1/2। ठीक है, अच्छा इसके बाद है m टू दी पावर b, तो b की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई है, सो दिस इज 0। एंड g टू दी पावर c, और c की वैल्यू हमारे पास कितनी है -1/2। तो ज़रा देखिए, एनीथिंग टू दी पावर 0 मास गायब हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम सही जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा t इज इक्वल टू k, ये तो ख़त्म हो जाएगा, सो l टू दी पावर 1/2, और अगर इसको मैं डिवाइड फॉर्म में लिखूँ तो ये बन जाएगा g टू दी पावर 1/2। क्लियर है, और जिसको मैं u भी लिख सकता हूँ, दैट t इज इक्वल टू k l डिवाइडेड बाई g, और इसकी जगह मैंने लिखा होल 1 डिवाइडेड बाई 2, और आप लोगों को पता है 1/2 जो है वो स्क्वायर रूट के बराबर होता है। सो t इज इक्वल टू k l डिवाइडेड बाई g होल स्क्वायर द रूट। क्लियर है, तो ये हमने एक फार्मूले को जो है वो डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू डिराइव किया। अभी इसमें मसला क्या है, यहाँ पर जो कांस्टेंट k है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये मुझे अभी तक पता ना चली। तो अगर इसको हमने मालूम करना हो तो हमने एक्सपेरिमेंट्स हमने परफॉर्म की, और वहाँ से जो हमारे पास कैलकुलेशंस या जो एक्सप्रेशंस आ गई, फार्मूलाज आ गए, तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से थे। t इज इक्वल टू 2π स्क्वायर रूट l डिवाइडेड बाई g। तो यहाँ डायमेंशनल एनालिसिस से तो मुझे पता ना चला कि k की वैल्यू कितनी है, लेकिन जब मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए तब मुझे पता चला कि यहाँ पर 2π होना चाहिए। क्लियर है, तो इसका सेकंड एडवांटेज ये था कि इसके ज़रिए से हम किसी भी पॉसिबल फार्मूले को तो डिराइव कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेशन ये है कि कांस्टेंट की वैल्यू के बारे में हमें पता नहीं चल सकता, वो हमें एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। क्लियर है, मैं थोड़ा सा इसको समराइज़ करता हूँ, फिर यहाँ पर हम स्टॉप करेंगे। पहले हमने क्या किया, हमने रिलेशंस निकाले, जिस चीज़ के लिए हमने इक्वेशन निकालना था टाइम पीरियड के लिए, तो मैंने कुछ जो है ऑब्जर्वेशंस की बेस पर कुछ मैंने रिलेशंस निकाले, उन्हीं रिलेशन से मैंने एक इक्वेशन बनाया, और उसके बाद इसी इक्वेशन को मैंने इन टर्म्स ऑफ डायमेंशनल फार्मूला एक्सप्रेस किया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इसके जो एक्सपोनेंट्स थे उनको कंपेयर किया, तो वहाँ से मुझे a, b और c की वैल्यूज़ मिल गई। इन वैल्यूज़ को मैंने यहाँ इस इक्वेशन में पुट किया, थोड़ा सा मैंने सिम्प्लीफिकेशन किया, तो उसके रिजल्ट में हमें ये इक्वेशन मिल गया टाइम पे। तो इस तरह से आप लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए इसके थ्रू इक्वेशन को मालूम कर सकते हो। तो ये हमारा चैप्टर 1 का लास्ट लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कोशिश करेंगे कि इसकी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को डिस्कस कर सके और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को अपलोड करें, फिर इंशाल्लाह हम चैप्टर 2 को भी स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।